शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है, जहां पर ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 73 मरीज सामने आए हैं। केजीएमयू में सबसे ज्यादा 28 मरीज भर्ती हैं। पीजीआई में 14, चंदन अस्पताल में 14 मरीज भर्ती हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मृत्यु दर अधिक होने के चलते चिंता बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 73 मरीज हैं। सबसे ज़्यादा 28 मरीज केजीएमयू में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पीजीआई में 14 मरीज हैं। चंदन अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 14 मरीजों का इलाज जारी है। ब्लैक फंगस से अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। मृत्यु दर अधिक होने के चलते चिंता बढ़ी हुई है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? और देखिए, शुरुआती दिनों में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया जा रहा था और जो आंकड़ा करीब 32-33 का था, क्योंकि वहां पर 4 लोगों की मौत हुई तो ये आंकड़ा 28 पर आ गया। 28 में से भी करीब 1/4 लोग वेंटिलेटर पर हैं और जो टोटल आंकड़ा है वो अब बढ़ गया है, क्योंकि जो दूसरे अस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट हैं, चाहे वो चंदन अस्पताल हो, चाहे नोवा, शीर्ष, चरक, सहारा और सीएनएस अस्पताल, वहां पर भी ब्लैक फंगस के मरीज आए हैं। तो अब जैसे लगता है सामान्य सी बात होने लगी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में पहले 3 मिले मरीज, फिर मिले 7, फिर हुई कुछ संख्या तकनीकी 14। दिक्कत है अलाउद्दीन, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर यूपी के गांव में कोरोना पर ब्रेक लग गई है। यूपी का पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे कम है। देश का पॉजिटिविटी रेट 7.5% है और यूपी का 3.5% है। 4 जिलों में 10 से कम पॉजिटिविटी केस दर्ज किए गए हैं। 45 जिलों में 100 से कम मरीज हैं। 24 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ऊपर मरीज हैं। गांव में अब तक 2.34 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। गांव में रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। गांव के लिए 70,000 से अधिक निगरानी समितियां भी इस वक्त काम कर रही हैं और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम होती जा रही है। कोविड-19 कंट्रोल पर सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने का सुझाव दिया है। सीएम ने जिलों में स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है। प्रभारी मंत्री शहर और गांव की हकीकत जानेंगे और सीएम को कोरोना के बारे में रिपोर्ट सौंपेंगे। आज की टीम 9 की बैठक के बाद सीएम योगी की तरफ से निर्देश प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है कि वो शहरों और गाँव में जाकर जमीनी हकीकत की पड़ताल करें और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके सीएम को सौंपें। और देश में कोरोना का अपडेट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 2,67,334 केस आए हैं। इन्हीं 24 घंटे में 3,89,851 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं और एक दिन में सबसे ज़्यादा 4,529 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32,26,719 एक्टिव केस अब भी हैं। 18,58,09,302 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य मंत्री के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया है। सीएम योगी ने वर्चुअल तरीके से कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें विजय कश्यप के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित हुआ। सीएम और कैबिनेट मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन हो गया। वो बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज सीएम योगी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और उसमें शोक प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय कुमार कश्यप एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने सदैव अपने दायित्वों का कुशलपूर्वक निर्वहन किया। कश्यप के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप जी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। भावभीनी श्रद्धांजलि।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। मेरठ में किस तरह कोरोना कर्फ्यू का पालन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसा नज़ारा है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त शासन की तरफ से निर्धारित किया गया है कि इस बीच लोग खरीदारी कर सकते हैं। अति आवश्यक हो तो ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत ऐसे लोग हैं जो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खाली सड़क पर राइड लेने के लिए निकलते हैं। अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कार स्टार्ट की और निकल पड़े राइड पर। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, ऐसे ज़िद्दी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस रोम करती हुई नज़र आती है, पुलिस अलग अलग चौराहों का भ्रमण करती हुई नज़र आती है, लेकिन इस चौराहे का हाल देखिए। अपने दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, पूरा चौराहा दिखाइए कि कैसे यहाँ पर ऑटो वाले, स्कूटर वाले, कार वाले, बिना मास्क के लोग, बच्चों के साथ भी लोग निकल रहे हैं। वो मम्मी के पास, मम्मी को लेना आया इसकी। रुक, मैंने मास्क लगा रखा है बच्चा मम्मी के बगैर रुकता नहीं। नहीं, निकलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे बच्चे पिछले साल भी बाहर नहीं निकले थे और इस साल भी बाहर नहीं निकले हैं। एक दुकानदार है, वो मजाक बनाते हैं कि भैया विकास भैया कोरोना दोबारा आ गया है कि अब बच्चे अंदर ही रहेंगे। मैं भैया सेफ्टी करनी है बच्चों की, अपनी सबकी। परमात्मा सबको अपनी अपनी जगह सब सही रहें अपने घर में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। आप भी पूरे मीडिया वाले सब, पूरा देश के लिए मेरी शुभकामना है कि वो अपनी जगह सब सही रखे। परमात्मा माता रानी उन्हें सही रखे। अगर हमें कोरोना के ग्राफ को 0 तक पहुंचाना है तो कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। आगरा में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर बेवजह घूमती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में निजी वाहन शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही प्रशासन ने खोलने की परमिशन दी है, लेकिन कई जगहों पर पान मसाले की दुकानें भी खुली हुई हैं। कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आगरा में जिस तरह से हलचल है उससे कहीं भी महसूस नहीं होता कि कोरोना कर्फ्यू लगा है। आप सड़क पर देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार है। यानी कहीं न कहीं पुलिस का जो सॉफ्ट रवैया है वो ख़तरनाक साबित होने जा रहा है आगरा के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एसेंशियल सर्विस को छूट दी गई है, लेकिन एसेंशियल सर्विस की बात तो छोड़िए आप। यहाँ आगरा में थाना न्यू आगरा है पास में, और न्यू आगरा थाने से सटे हुए ये आप देखिए न्यू आगरा थाना है, और इसके बगल जो गली जाती है थाने के बगल ही, वहाँ पान मसाले की तमाम दुकानें खुली हुई हैं। जबकि साफ साफ प्रशासन की हिदायत है कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इसके बावजूद आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पान मसाले की दुकानें कतारबद्ध थाने के बगल में ही खुली नज़र आ जाती हैं। तो इनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं से संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये दुकानें बेखौफ होकर के थाने के बगल खुल रही हैं। और यही लापरवाही अगर रही तो कोरोना काबू में आने वाला जल्दी नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस बात का निर्देश दें कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। बलिया में टायर से शव जलाने के मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार मरने वालों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही है। किसी भी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। सरकार का भी जवाब नहीं है। जीते जी लोगों का तो सम्मान नहीं दे पा रही है, मरने के बाद भी उनका ठीक से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रही, उसके बाद भी उनको सम्मान नहीं दे पा रही। बताइए, बलिया में जिस तरह से एक शव को नदी के किनारे टायर डाल के जला दिया, सोचिए आप, क्या हिंदू रीति रिवाज ये अलाउ करती है? क्या ये संस्कार है हमारे हिंदुस्तान के? क्या आप टायर जला के उसको टायर लगा के जला दोगे? मतलब इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि आप उसको ठीक से लकड़ियों से, ठीक से हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर सको? इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती।
उत्तर प्रदेश इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल कर सरकार बनाने वाली बीजेपी का बलिया में काला और अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट इकट्ठा करके सरकार बनाने वाली भाजपा का काला चेहरा, अमानवीय चेहरा बलिया में दिखा, जहां एक लाश जो पुलिस ने रिकवर की, पुलिस कस्टडी में आ गई और पुलिस के संरक्षण में एक हिंदू को टायर रखकर पेट्रोल डीजल से उसकी लाश पुलिस जला रही, पुलिस जलवा रही। कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की मौत आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ऐसे ही मेरठ में कोरोना ने 2 जुड़वा भाइयों की जान ले ली। आपने जुड़वा भाइयों की कई फिल्मी कहानी सुनी होगी, जिनमें एक को चोट लगे तो दूसरे को दर्द होता है। लेकिन मेरठ में जुड़वा भाइयों की मौत की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। चौबीस साल के जुड़वा भाइयों की कोरोना से मौत के बाद ग्रेगरी रेमंड के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 23 अप्रैल 1997 को ग्रेगरी परिवार में जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। दोनों बचपन से हर काम एक साथ करते थे, खाते साथ साथ, खेलते भी एक साथ। दोनों ने इंजीनियरिंग भी एक साथ की और हैदराबाद में नौकरी भी एक साथ की। 24वां जन्मदिन भी साथ साथ मनाया, लेकिन जन्मदिन के बाद दोनों एक साथ बीमार पड़े और दोनों ने कुछ ही घंटों के अंतराल पर दुनिया को अलविदा कह दिया। कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के, मैं क्या बताऊं, भगवान कसम इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा के। हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। जिस पिता को अपने जुड़वा बेटों की अर्थी देखनी पड़ी, उससे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा। ग्रेगरी रेमंड राफेल 23 अप्रैल 1997 का दिन याद कर भावुक हो जाते हैं, जब डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पत्नी सोजा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। लेकिन इस दिन के ठीक 24 साल बाद 24 अप्रैल को उनके दोनों बेटे बीमार पड़े और दोनों की 13 और 14 मई को मौत हो गई। 2 दिन के अंदर चटपट हो गए दोनों बच्चे, और इतने अच्छे खासे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे, झेलने वाले बच्चे। पिता रेमंड और मां सोजा बताते हैं कि उनके जुड़वा बेटे जब बीमार पड़े तो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं एक को कुछ हो गया तो दूसरा कैसे जिंदा रह पाएगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था, वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया, अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है, उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था। उस दिन तो एक बेटा इनका एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। माता पिता ने दोनों को बहुत संघर्ष से पढ़ाया लिखाया, इसलिए दोनों भाई माता पिता को बेहतर जिंदगी देने के लिए विदेश में नौकरी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था, वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया, अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है, उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था। जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा, 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था। उस दिन तो एक बेटा इनका एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। कैंट इलाके के रहने वाले ग्रेगरी रेमंड ने बच्चों को बुखार आने के बाद 1 मई को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन दोनों भाई लौटकर घर नहीं आ सके। अब बुजुर्ग माता पिता एक दूसरे को हिम्मत रखने की सलाह तो दे रहे हैं,
लेकिन अकेले में दोनों की सिसकियां घर के सूनेपन को झकझोर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ से तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी जारी है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर का एक पैनल तैयार कर रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद ये पैनल बनाया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर तीसरी लहर से पहले तैयारियां जारी हैं और इसी कड़ी में एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी भी कर रहा है। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए अमित, जिस तरीके से कोविड की थर्ड वेव को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, उनके अंदर संक्रमण का ज़्यादा खतरा है, लिहाजा सरकार थर्ड वेव को लेकर जो तैयारी कर रही है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों के लिए किया जा रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं अब तक, उसमें हर जिले में 100 बेड के पीको हॉस्पिटल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पीको हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि बच्चों की जो कैपेसिटी होती है उनके हिसाब से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, तमाम जो उपकरण है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चूंकि जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो पूर्वांचल के कुछ जिलों के लिए हमेशा से दिक्कतों का सबब रहा, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से निजात दिलाई गई है मासूमों को, उन विशेषज्ञ डॉक्टरों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी लखनऊ के कुछ डॉक्टरों को, ताकि आने वाले दिनों के लिए डॉक्टर्स तैयार रहें और वो अनुभव ले सके उन विशेषज्ञ डॉक्टरों से जिन्होंने जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी है। यानी कि सरकार ये तैयारी कर रही है कि अगर बच्चों को कोविड से जितवाना है या उनके लिए लड़ना, उनको बचाना है, तो न सिर्फ संसाधन बल्कि विशेष ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिन्होंने जापानीज इंसेफ्लाइटिस से लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। तो ये जरूर मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है कि लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई और कुछ जो बड़े संस्थान हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टरों का पैनल तैयार करके गोरखपुर भेजा जाएगा और गोरखपुर में ट्रेनिंग के जरिए वो समझ पाएंगे। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक कथित टूलकिट के जरिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मामले को उठाया और टूलकिट बनाने वाले का नाम सौम्या वर्मा बताया। संबित ने कहा कि सौम्या वर्मा कांग्रेस की रिसर्च टीम का हिस्सा हैं और कांग्रेस सांसद और रिसर्च टीम के हेड राजीव गौड़ा की अंडर में काम करती हैं। संबित ने कहा कि टूलकिट का ऑथर के नाम सामने आ रहा है। सोनिया और राहुल इसका जवाब दें कि सौम्या कांग्रेस की रिसर्च विंग से जुड़ी हैं या फिर नहीं, इस टूल किट का हिस्सा हैं या नहीं। संबित पात्रा ने कुछ तस्वीरें भी सौम्या वर्मा की कांग्रेस नेताओं के साथ साझा की हैं। इनमें एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो एआईसीसी रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन एआईसीसी रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी एआईसीसी रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। सोमवार को डॉक्टर से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को करीब 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत की और वैक्सीनेशन को लेकर कई मंत्र भी दिए ताकि तीसरी लहर के प्रकोप से पहले ही सभी देशवासियों को टीका लगवाया जा सके।